ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पीएम मोदी ने दी ईद ए मिलाद और ओणम की शुभकामनाएं। कहा, समाज में दया और सद्भाव की भावना मजबूत होगी। टीएमसी और एनसीपी के बागी सांसदों पर संकट। लोकसभा स्पीकर ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान। पेपर लीक पर कहा, घूस देकर नियुक्तियां, इसीलिए पर्चा लीक नकल को गलत नहीं मानते लोग। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को एमएनएस की चेतावनी। मराठी नहीं सीखना चाहते तो राज्य छोड़ दें। कांदिवली में लगाए धमकी भरे बोर्ड। जयपुर हमले का जिक्र कर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं और आशुतोष तो पिट चुके हैं, अब सौरभ का आएगा नंबर। 5 सितंबर को सीजेपी निकालेगी मार्च। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखे कई लेटर। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की उठाई मांग। प्रशासनिक शक्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोप। राहुल गांधी की आरएसएस के गढ़ पर नजर। पुणे के बाद अब नागपुर में हो सकता है अगला छात्रों की गूंज कार्यक्रम। युवाओं के मुद्दों को उठाया जाएगा। अब आधिकारिक तौर पर केरल हो गया केरलम। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रपति मुर्मू ने नाम परिवर्तन बिल को दी थी मंजूरी। डर गई योगी सरकार। बदहाल स्कूलों के वीडियो बनाने पर 8 जिलों में एफआईआर। मेरठ में 2 गिरफ्तार। हैदराबाद के सूर्यापेट में भीषण सड़क हादसा। लोहे की रॉड से लदे कंटेनर में घुसी ट्रैवल बस, 5 की गई जान। इस्लामाबाद के अस्पताल में लगी आग, 15 नवजातों की गई जान। एसी कंप्रेसर में विस्फोट से हादसा, सिर्फ 1 को बचाया जा सका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेताया, संघर्ष रोके वरना बढ़ेगा खाद्य संकट। संघर्षों का असर अब युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में लगी बारूदी सुरंगों को हटाने का किया दावा। ईरान ने ट्रंप के दावे को किया खारिज। कहा, प्रचार के लिए किया गया झूठा दावा। 11 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अमेरिकी कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन। ट्रंप ने जताया दुख। पूरे अमेरिका में 1 हफ्ते आधा झुका रहेगा झंडा। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के राष्ट्रपति ने दी बधाई। जेलेंस्की हुए खुश। राष्ट्रपति मुर्मू का जताया आभार। वोडाफोन आइडिया को मिली बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिफंड रोकने पर इनकम टैक्स विभाग को लगाई कड़ी फटकार। 30 सितंबर तक बकाया रिफंड चुकाने का दिया निर्देश। प्याज और चीनी के बाद अब अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी। 8 रुपए 50 पैसे से लेकर 9 रुपए के बीच हुए अंडे की रिटेल में कीमत। मक्का महंगा होने से पोल्ट्री उद्योग पर पड़ा असर। अंबानी की रिलायंस जियो को मिली बड़ी जीत। 11,003 करोड़ का टैक्स डिसलाउंस रद्द। अधिकारियों की अपील खारिज। इंफ्रा परियोजनाओं की लागत में 3.40 लाख करोड़ का इजाफा। 1775 प्रोजेक्ट पर बड़ा बोझ। आम लोगों पर भी पड़ सकता है असर। बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव की हो रही है तैयारी। IRDAI कमीशन और पॉलिसी बेचने के नियमों में कर सकता है बदलाव। 27 अगस्त 1604 सिख इतिहास का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक दिन। अमृतसर की पावन धरती पर एक महान आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत हुई। इसी दिन हरिमंदिर साहिब में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पहली बार प्रकाश और स्थापना की गई। महान संत बाबा बुड्ढा जी को इस पवित्र ग्रंथ का पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। उनकी सेवा और समर्पण सिख इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ये ग्रंथ सत्य, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला प्रकाश है। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर भारत में सियासी पारा हाई रहता है। विपक्ष कई बार संघ और संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर सवाल उठा चुका है और अब विदेश में भी मोहन भागवत को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि मोहन भागवत 17 दिनों के लिए विदेश दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो संघ के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे, जहां वो 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाले यूनिवर्सल वननेस के कार्यक्रम में लगभग 5000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उनके कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में सियासत और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इस आयोजन का विरोध करते हुए इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खिलाफ बताया। वहीं अमेरिका में हुए भागवत के विरोध को लेकर भारत में भी सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने संघ प्रमुख को घेर लिया है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि उन्हें अपने विरोध से निपटने दें। मोहन भागवत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत को जवाब देने दीजिए कि पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। हमें इससे कोई समस्या नहीं है, हम जवाब स्वीकार करेंगे। कुल मिलाकर देश में तो भागवत पहले से ही घिरे हुए हैं और अब विदेश में भी उनका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं की भाषा और उनके रवैये को लेकर अक्सर ही विवाद देखा जाता रहा है। कभी वो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आते हैं तो कभी अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के सिंगरौली से नया घटनाक्रम सामने आया है, जहां बीजेपी विधायक रामनिवास शाह की गाड़ी धोने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल मच गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी विधायक सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल को लेकर बुरी तरह घिर गए हैं। जो गाड़ियां आग लगने जैसे आपातकाल में राहत के लिए बनाई गई हैं, सत्ता में बैठे विधायकों की तरफ से उनका इस तरह का इस्तेमाल गंभीर सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने पोस्ट किया कि ये वीडियो देश भर में वायरल है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मोहन यादव सरकार कुछ प्रतिक्रिया तो जरूर देगी, लेकिन आत्ममुग्धता में डूबी अभिनंदन सरकार आत्म केंद्रित होकर इतनी तालियां बजा रही है कि उसे अपने अपराध दिखाई ही नहीं दे रहे। बहरहाल सिंगरौली में बीजेपी के माननीय विधायक जी की कार फायर ब्रिगेड की गाड़ी से धुल रही है। साथ ही सरकार की इज्जत भी #निर्लज्ज। बड़ी बात तो यह है कि जब इसे लेकर बीजेपी विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने ना तो इसका सीधा जवाब दिया और ना ही कोई सफाई पेश की, बल्कि सवाल उठाने वालों को ही सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए गाड़ी कोई विधायक जी धोते हैं। अब ऐसे विषय लेकर लोग खड़े हो रहे हैं जिनकी जमानतें ही नहीं बची हैं, जो पार्षद के लायक व्यक्ति ही नहीं है, वो बात उठा रहे हैं। उनकी क्या हैसियत है? बीजेपी एमएलए के इस बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर उनके इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर करारा तंज कसा है। पार्टी ने लिखा कि लोगों की हैसियत क्या है जो ऐसे विषय उठा रहे हैं? क्या गाड़ी विधायक जी धोते हैं? ये कहना है बीजेपी विधायक रामनिवास शाह का। विधायक ने पहले फायर ब्रिगेड बुलवाकर अपनी गाड़ी धुलवाई और जब लोग इसके खिलाफ लिखने लगे तो जनता की हैसियत नाप रहे हैं। कभी कोई बीजेपी का नेता जनता को भाड़े का टट्टू बताता है तो कभी इन जैसे विधायक जनता को अपमानित करते हैं। बीजेपी नेताओं का फंडा साफ है, जनता को लूटो, मौज करो और कोई सवाल उठाए तो उसे अपशब्द कहो। अब जिस तरह यह मामला बढ़ता ही जा रहा है, बीजेपी विधायक की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो इस पर अपनी सफाई देंगे। 27 अगस्त को सावन पूर्णिमा व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की आराधना करें और सुख समृद्धि की कामना करें। भगवान शिव आपके भंडार भरे रखे। हर हर महादेव। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव।
मुंबई में प्यार का एक ऐसा अजीबोगरीब कारनामा सामने आया जिसने महाराष्ट्र के पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक तंत्र को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPSC द्वारा आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें बदले से भरी लव स्टोरी की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। दरअसल एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सरकारी अफसर बनाने और परीक्षा में पास कराने के लिए पूरा प्रश्न पत्र ही लीक करवा डाला। प्रेमिका पर्चा पढ़कर परीक्षा में पास भी हो गई, लेकिन पास होते ही मैडम का दिल बदल गया। दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर क्या था, धोखे की आग में सुलग रहे प्रेमी ने बदला लेने के लिए पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में लोकेश उर्फ गौरव राजेंद्र पाटिल मुख्य कड़ियों में से एक है। गौरव का ऋतुजा पाटिल नाम की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। ऋतुजा MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गौरव ने अपनी प्रेमिका के लिए प्रश्न पत्र की व्यवस्था की। उसने न केवल ऋतुजा को बल्कि कुछ अन्य लोगों को भी ये पेपर उपलब्ध करवाया। लीक पेपर की बदौलत ऋतुजा परीक्षा में पास हो गई, जिसके बाद दोनों के रिश्ते कमजोर हो गए। गौरव ने बदला लेने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को ही गुमनाम शिकायत भेजकर पर्चा लीक होने का पूरा चिट्ठा खोल दिया। MPSC ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी FDA में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप B के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। 22 मार्च 2026 को हुई परीक्षा को लेकर पेपर लीक और अनियमितता की शिकायतें सामने आई थी। मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। MPSC जल्द ही नई स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने या परीक्षा शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं होगी। नई परीक्षा की तारीख की घोषणा MPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। वहीं इस मामले को NCP SP विधायक रोहित पवार ने प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने MPSC अध्यक्ष से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल देश में पेपर लीक का मामला फिर से गर्मा गया है। नमस्कार दोस्तों, आज 27 अगस्त 2026 गुरुवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और सुबह के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। आज भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप की जयंती का भी विशेष महत्व है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पूजा पाठ, भगवान विष्णु का स्मरण और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। वहीं रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री हरि। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर ऐसा आंकड़ा सामने आ गया है जिसने चुनावी प्रक्रिया पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, चुनाव से पहले आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए, आप अपील करें, मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचे और जब फैसला आए तो पता चले कि आपका नाम तो वापस जोड़ दिया गया। सवाल अब ये उठा है कि जब तक नाम वापस आया तब तक चुनाव ही निकल चुका था, तो वोट देने का अधिकार वापस मिलने का फायदा आखिर कब मिला? चुनाव आयोग के RTI जवाब में सामने आए आंकड़ों ने इसी सवाल को पैदा कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखे गए थे। इसके बाद नामों को लेकर अपील की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 75,443 मामलों यानी करीब 91% मामलों में नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किए गए, जबकि 7,339 नाम यानी 8.86% मामले में बाहर रखे गए। यही 91% का आंकड़ा अब सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने सवाल उठा दिया है कि अगर अपील करने वाले इतने बड़े प्रतिशत लोगों के नाम फिर से सही पाए गए तो शुरुआत में उनके नाम हटाने का आधार कितना मजबूत था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। आंकड़ों का एक दूसरा हिस्सा और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। चुनाव आयोग के RTI जवाब के मुताबिक 27,28,500 मतदाताओं को नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया था, जबकि कुल 38,10,620 अपीलें दाखिल हुई। यानी दोनों आंकड़ों के बीच अगर देखा जाए तो करीब 10,82,120 अपीलों का अंतर है। कांग्रेस सांसद ने इसी अंतर पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांग लिया है। उनका ये दावा है कि इन अतिरिक्त अपीलों में चुनाव आयोग और अन्य आपत्तिकर्ताओं की ओर से दायर अपीलें भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक मतदाता से जुड़े मामले में इतनी बड़ी संख्या में अपीलें किस प्रक्रिया के तहत दाखिल हुई और उनका उद्देश्य क्या था। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत बोस ने भी इसी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।
उनका कहना है कि करीब 27 लाख मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर हटाया गया, लेकिन इनमें से केवल करीब 7 लाख लोगों ने खुद अपील की। बाकी अपीलें चुनाव आयोग या व्यक्तिगत आपत्तिकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई। कांग्रेस का आरोप है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाने का उद्देश्य उन लोगों को दोबारा मौका देना था जिनका नाम हटाने का फैसला हुआ था, न कि बड़े पैमाने पर नाम हटाने के लिए नई अपीलों का रास्ता खोलना। हालांकि इन दावों और प्रक्रिया की सही तस्वीर तो चुनाव आयोग के विस्तृत स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड से ही साफ होगी। अब जरा जिलावार आंकड़ों पर आप नजर डाल लीजिए। सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 7,47,305 अपीलें दाखिल हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ 434 नाम शामिल हैं और 53 नाम बाहर किए गए हैं। मालदा में 5,31,149 अपीलों में से 1471 मामलों का निपटारा हुआ और इन सभी नामों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। उत्तर 24 परगना में 3,58,872 अपीलों में से 277 मामलों का निपटारा हुआ और सभी नाम शामिल किए गए। दक्षिण 24 परगना में 3,21,332 अपीलों में से 20,107 नाम जोड़े गए और 24 बाहर रखे गए। वहीं हुगली की बात करें तो वहां 19,528 नाम वापस जोड़े गए। दार्जिलिंग में 50,712 अपीलों में से 159 नाम शामिल हैं और सिर्फ एक नाम बाहर किया गया। अब इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल चुनाव के अधिकार से जुड़ता है। आप सोचिए, अगर किसी योग्य मतदाता का नाम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नहीं था और बाद में अपील के जरिए उसका नाम सही साबित होकर वापस जोड़ दिया गया, तो क्या उस मतदाता को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का असल में मौका मिला है? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यही नाम किसी नागरिक को चुनाव के दिन मतदान केंद्र तक पहुंचने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार देता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपीलों के निपटारे के लिए समयबद्ध व्यवस्था की मांग की है, खासकर इस तर्क के साथ कि कोलकाता और हावड़ा नगर निगम के चुनाव साल के अंत तक होने हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग की प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब आधिकारिक रिकॉर्ड और अदालत में चल रही कार्यवाही से ही स्पष्ट होगा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं होता। चुनाव की पहली सीढ़ी ही वोटर लिस्ट होती है। अगर नाम सूची में है तो वोट का अधिकार आपके पास है, अगर नाम ही नहीं है तो मतदान का अधिकार व्यवहार से आपके खत्म हो जाएगा। और अगर चुनाव बीतने के बाद वही नाम दोबारा जुड़ता है तो सवाल सिर्फ एक नाम जोड़ने का नहीं रहता, सवाल ये बन जाता है कि क्या एक योग्य नागरिक को सही समय पर अपने वोट का इस्तेमाल करने का मौका मिला था? पश्चिम बंगाल के आंकड़े अब इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर और इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। इस बाढ़ ने तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह कर दिया। रसुआ जिले से डरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और सयाब्रू बेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुँचा है। सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। कम से कम 16 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। लापता लोगों में 100 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट भी हैं और अभी ये आंकड़ा और बढ़ना तय माना जा रहा है। नेपाल की प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि बचाव और राहत कार्य को तेज करने के लिए रसुआ और आसपास के इलाकों में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया है और वो बह गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ तिब्बत की तरफ से सीमा पार करके भोटेकोशी नदी में आई और बुधवार दोपहर तक धाडिंग जिले के गलछी इलाके तक पहुंच गई। वैज्ञानिकों का आशंका है कि हिमस्खलन ने लेंडी नदी को ब्लॉक कर दिया, जिससे भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लगभग उसी वक्त तिब्बत की तरफ से भूकंप भी आ गया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक गुसाईगुंडा से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में सुबह तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियल झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी में आ गया। फिलहाल बाढ़ की सटीक वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन नेपाल में आई इस आफत ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। देश के सीमावर्ती इलाके में बाढ़ का पानी आने से खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से बात भी की है। वहीं पीएम मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री बालिन शाह से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। इस मुश्किल दौर से निपटने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं।